जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का एक बार मैं स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट का जो है सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर चुके हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर उन 2 पार्ट में से आपको नहीं पार्ट देखे हैं कोई भी, तो आप लोग पहले जाइए उस पहले और दूसरे पार्ट को देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने वर्णमाला जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका बेसिक्स बताया है कि कैसे वर्णमाला होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वर्णमाला में, कि कौन सा वर्ण जो होता है किस जगह से उच्चारण होता है, मुख के अंदर कौन सा जगह ऐसी है जो उसको टच करके बाहर निकलता है, मतलब उच्चारण होता है। और तमाम सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, जैसे घोष अघोष हो गया और अल्प प्राण महाप्राण हो गया। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि घोष अघोष क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ये भी देखिए एक वर्णों का उच्चारण स्थान में ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अघोष वर्ण के बारे में। अघोष वर्ण, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में कौन कौन से वर्गों के वो कौन कौन से अक्षर हैं जो अघोष वर्णों में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन देखिए, मैं हर चीज़ का इसलिए बताता हूँ क्योंकि डिफिनीशन बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि डिफिनीशन जो है किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसका डिफिनीशन देखिए, फिर उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल देखिए कि क्या क्या होता है, तब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह श्वास का प्रयोग होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इसके जो डिफिनीशन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह श्वास का प्रयोग होता है। अब देखिए नाद क्या होता है। जब भी हम लोग कोई चीज़ उच्चारण करते हैं तो जो हमारी ये कंठ होती है, जो लटकी हुई होती है, उसे नाद कहा जाता है। तो इसमें जो है नाद का प्रयोग ना हो करके हमारा जो है श्वास का प्रयोग होता है। श्वास का प्रयोग होना का मतलब ये कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास जो है बाहर निकलती है। ये कैसे होगा मैं आगे अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके से एक परिभाषा हो गई। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आए तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों का जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों का कोई भी कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वर यंत्रियाँ क्या हुई। स्वर यंत्रियों का मतलब ये है कि जो हमारे मुख के अंदर स्वर यंत्रियाँ हैं
जो मैंने अभी बताया है कि जो हमारे मुख में ये लटका हुआ होता है यहाँ पर गले के पास, उसे ही स्वर यंत्र कहते हैं। तो उसका इसमें कोई भी कंपन नहीं होता है। जो वर्ड आप लोग बोलेंगे अगर इसमें ये कंपन नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसको अघोष वर्ण में रखा जाएगा। तो ये देखिए डिफिनीशन होगी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है अब उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से किस किस टाइप से इसमें से अघोष वर्ण में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा स अघोष वर्ण होते हैं। अब देखिए वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण का मतलब क्या? देखिए जो क ख ग घ अंग होता है, इनमें तो पहले वर्ग पहचानना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जो क से लेकर पहली लाइन में अंग होता है 5 अक्षर, फिर उसके बाद च से लेकर इया होता है, ट से लेकर ड़, त से लेकर न और प से लेकर के म तक। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं वर्ग हैं। 5 वर्ग मतलब इसको क्या कहा जाएगा? ये क से देखिए स्टार्ट हो रहा है तो इसे क वर्ग, ये जो हो गया च वर्ग, ये आगे भी काम देगा। इसको आप लोग नोट तो मत करिए, लेकिन हाँ इसे आप लोग अभी समझ लीजिए, मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये ट वर्ग, इसी तरीके से ये त वर्ग, ये प वर्ग हो गया। तो ये हमारा जो है वर्ग हो गया। तो वर्ग का जो है पहला ये और दूसरा जो यहाँ होता है, पहला और दूसरा प्लस स ये अघोष वर्ण होते हैं। तो इसको आप लोग वर्ग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको हम लोग देखते हैं कि पहला और दूसरे वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए पहले वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण में जैसे क हो गया, ख हो गया, ये क वर्ग में हो गया, क वर्ग का। फिर उसके बाद च छ, ये हो गया च वर्ग का। फिर उसके बाद हो गया ट ठ, ये हो गया ट वर्ग का। त थ, ये त वर्ग हो गया। फिर उसके बाद जो है लास्ट हम लोगों का प और फ, ये जो है प वर्ग। अब देखिए मैंने क्या बताया कि वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा वर्गों का, पहले इसको देखिए, वर्गों का प्रथम व द्वितीय वर्ण, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण है क वर्ग का। च वर्ग का देखिए पहले कौन सा आता है? च आता है, फिर छ आता है। तो ये पहला दूसरा हो गया। ट ठ, ट वर्ग का, त थ, त वर्ग का, प वर्ग का, प फ। इस तरीके से देखिए इनकी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि ये स, ये जो हैं स और स मतलब तीनों स जो हैं ये भी अघोष वर्ण में आते हैं। तो प्लस ये 3, टोटल कितने हो गए अघोष वर्ण? टोटल हो गए 13। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अघोष वर्णों की जो है संख्या कितनी होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे? 13 अघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, और उसके बाद इन दोनों के अलावा कौन आते हैं? तो फिर स
और इस तरीके से क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है कि जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से 4 जो हैं कौन कौन से जो हैं कौन कौन से अघोष वर्ण नहीं हैं, या फिर कौन सा एक चारों में से एक कौन सा वर्ण है जो अघोष वर्ण है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिया जा सकता है। ये अघोष वर्ण हो गया। इससे ज़्यादा अघोष वर्ण से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ना ही कभी पूछा है। तो ये अघोष वर्ण के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोगों का सघोष वर्ण। सघोष वर्ण या फिर इसे सघोष वर्ण को हम लोग घोष वर्ण भी कहते हैं। देखिए ये हो गया घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण। सघोष वर्ण या घोष वर्ण। इसकी सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, राइटिंग थोड़ा सा मेरी रफ है, थोड़ा इसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है। नाद मतलब वो जो कंठ लटका होता है। नाद का प्रयोग होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। एक और डिफिनीशन देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पर हम लोग बात करेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए सर, इसके पहले आप लोग देखिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में ऐसा क्या होता था, देखिए इस तरीके से पढ़ेंगे आप लोग चीज़ों को रिलेट करके, तो चीज़ें जो है बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएंगी। अघोष वर्ण में क्या था कि जिन वर्णों का उच्चारण में नाद का प्रयोग न होकर श्वास का प्रयोग होता था, वहाँ अघोष होता था, लेकिन यहाँ उसका ठीक उल्टा हो जा रहा है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का प्रयोग न होकर केवल और केवल नाद का प्रयोग होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें रिलेट करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सेकेंड वहाँ पर डिफिनीशन क्या थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अब ये डिफिनीशन होगी। डिफिनीशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डिफिनीशन समझने के लिए है। असली चीज़ देखिए अब है। वहाँ पर देखिए क्या था कि वर्णों का प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ण। अब यहाँ प्रथम और द्वितीय वर्ण। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, सघोष वर्ण में, या फिर ऐसे लिखिए जैसे उस
वर्गों का तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगर नहीं बताया है और अगर नहीं आप लोगों को याद है तो उसको याद कर लीजिए इस वीडियो में, तो मैं आगे चलकर बताऊंगा ही। वर्गों का तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा और एक और है इसमें ह, जो हल वाला होता है ह, अंतस्थ व्यंजन और ह को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और ह को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या क्या होंगे। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। यहाँ पर जैसे क ख होता था तो ये पहला और दूसरा होता था, तो ये चला जाता था किसमें, अघोष में। लेकिन यहाँ दोनों का पहला दूसरा ना होकर डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म। 1 2 3 4 5 5 तिहाई 15 ये हो गए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया है कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते थे। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। अब उसके बाद मैंने एक और बताया है ह। अब देखिए यहाँ 4 ये हो गए और प्लस 1 इधर। 15 4 19 1 20 20। और उसके बाद देखिए इसमें एक छूट रहा है तथा सभी व्यंजन। मतलब ये सभी व्यंजन मतलब 11 व्यंजन। अब जब इन सबको टोटल मिलाएंगे तो 13 4 1 2 3 4 5 15 15 4 19 1 20 11 31। टोटल जो कितने हो गए 31 31। घोष या फिर सघोष वर्ण में 31 टोटल वर्ण हो गए। और अघोष में क्या होता था कि 13 ही सिर्फ होते थे। अघोष में ये होता था कि पहला और दूसरा वर्ण होता था और उसके बाद जो है स जिसे उसमें व्यंजन कहते थे, लेकिन वहाँ हज को जो है अघोष वर्ण में हटा दिया गया है। अब यहाँ क्या है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उसके बाद जो है एक ह जो वर्ण है ह। और उसके बाद जो जितने भी सारे हमारे स्वर हैं आ इ उ जो 11 वर्ण है उसको सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण में रखा जाता है। तो इनकी जो टोटल संख्या अगर आप लोग गिनेंगे तो 31 हो जाएगी। देखिए सिर्फ इतना ही सारा है सघोष वर्ण और घोष वर्ण में। क्वेश्चन का जो तरीका है मैं पहले भी बताया हूँ कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है इसी तरीके से होता है कि इनमें से कौन घोष वर्ण है या फिर वर्गों के कौन कौन से अक्षर को घोष वर्ण कहा जाता है, या फिर घोष वर्ण में या सघोष वर्ण में अंतस्थ व्यंजन आते हैं कि उसमें व्यंजन आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन
या संयुक्त व्यंजन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही 3-4 टाइप हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा सघोष अघोष वर्ण में। अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में।